हाँ बेटा, अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनएलएम। एनएलएम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अगर आपको एनएलएम फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी नहीं आता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी फिजिक्स अच्छी होगी। ओके चलो, दिस इज द टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में जो टेंस की इंपॉर्टेंस है वो फिजिक्स में एनएलएम फ्रिक्शन वर्क पावर एनर्जी की इंपॉर्टेंस है। ओके चलो ठीक है सर। तो देखो एनएलएम, न्यूटन ने देखो 3 लॉ दिए मोशन के, ठीक है। ए पहला दिया, फोर्स न लगाए तो क्या होगा, दूसरा दिया फोर्स लगाए तो क्या होगा, तीसरा एक्शन रिएक्शन। ओके, पहला लॉ देखते हैं। जो चीज चल रही है चलती रहेगी, जो चीज रुकी हुई रहेगी। दुनिया में जो चीज मूव कर रही है वो जिंदगी भर मूव करेगी, और जो रुकी हुई वो हमेशा रुकी रहेगी अगर आप फोर्स नहीं लगाते, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। सर हमने तो बचपन में एक बॉल को फेंकी थी, वो आगे जाके रुक गई, जबकि हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाया। बेटा वहां पर फ्रिक्शन था, जिसका ज्ञान अभी हमारे को नहीं है, वो अपन आगे देखेंगे। अभी मैं बोल दूं आप ये बात बिल्कुल सही है, तो आप अगर स्मूथ प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हालांकि नेचर में आइडियल केस होता ही नहीं है, इसलिए हमारे को हर चीज रुकती हुई दिख जाती है, लेकिन जो चीज मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी, और जो रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि फोर्स अप्लाई ना हो। बिल्कुल सही है। तो न्यूटन ने बोला स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हर चीज, तो न्यूटन के कहने का मतलब था हर चीज अपने मोशन में बना रहना चाहती है, हर चीज अपने मोशन में बने रहना चाहती है, और कोई आके उसके मोशन को डिस्टर्ब करता है तो वो उसका विरोध करती है। किसी भी पार्टिकल के अपनी गति के विरोध करने की क्षमता को, मोशन के अपोज करने की एबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं। हर पार्टिकल के पास मोशन को अपोज करने की क्षमता होती है। कोई उसका मोशन चेंज करना चाहता था, वो एकदम से मना करता है। जैसे मेरे को कोई कहता है पढ़ाई कर पापा बोलते, तो मैं एकदम से एक बार तो मना करता हूं, नहीं मैं टीवी देखूंगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा होता हूं बहुत अच्छे से, पापा बोलते बेटा थोड़ी देर टीवी देख ले, नहीं नहीं थोड़ी देर और पढ़ने के बाद देखूंगा। तो हम मोशन का अपोज करते हैं, हम हमारी स्टेट ऑफ मोशन में बने रहना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको न्यूटन बोलता है, और बिल्कुल सही बात है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर भी आप फोर्स लगाओगे तो मैं अपोज करूंगा, मेरे अपोज करने की क्षमता को इनर्शिया बोलते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जिससे वो मोशन को अपोज करे, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और मास उसका मेजरमेंट है, मास उसका मेजरमेंट है। जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। ओके, जिसका मास ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा होता है। ओके, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो, ठीक है। ठीक सर, सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। अच्छा एक और बात बोल के फिर बताता हूं। अगर आप किसी का मोशन का चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगाना पड़ता है। सेकंड लॉ ये बोलता है अगर आपने फोर्स लगाया तो मोशन चेंज होगा, अगर आपने फोर्स लगाया तो मोशन चेंज होगा। और मोशन को मैं मोमेंटम से भी लिख सकता हूं, P बराबर mv, है ना। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। मतलब इनडायरेक्टली मोमेंटम मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। आप जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, आपका मास जितना ज्यादा होगा उतना आपका मोमेंटम ज्यादा होगा। ओके, तो मोमेंटम P बराबर mv एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। ओके, दिस इज सदिश वेक्टर क्वांटिटी। ओके सर, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। ओके सर, तो सेकेंड लॉ ये बोलता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसका मोशन चेंज होगा। आप अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो मोशन चेंज होगा। अब सुनना, अगर आपने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका मोशन या वेलोसिटी बढ़ेगी। याद है मैंने वनडी में बताया था एक्सेलरेट होगा। यस, दोनों बातों ने हाथ मिला लिया। वनडी बोलती है एक्सेलरेट होगा, और न्यूटन बोलता है डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो चीज एक्सेलरेट होगी, F बराबर ms है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आप अगर चलने की डायरेक्शन में धक्का देते हो तो वेलोसिटी स्पीड अप होता है, एक्सेलरेट होता है। और न्यूमेरिकल रिलेशन F बराबर ma होता है, ये होता है। आप किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हो तो मैं बोल दूं जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन आएगा। किसी भी पार्टिकल का जितना ज्यादा मास होगा, मैं बोल दूं उतना कम एक्सेलरेशन आएगा। एक 2 किलो का पार्टिकल है और एक 10 किलो का, दोनों पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो 2 वाले का एक्सेलरेशन 5 होगा, लेकिन 10 वाले का 1 ही होगा। तो मैं बोल दूं 10 वाले ने ज्यादा अपोज करा मोशन का, यानी कि बढ़ने को कम सपोर्ट करा। यूं बोल दूं फोर्स लगा था तो मोशन बढ़ने को कम सपोर्ट करा, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा था। वो अपने मोशन में चेंजेस कम करवा रहा है। देखो एक्सेलरेशन 1 ही आया, वो अपनी स्पीड 1 से बढ़वा रहा है, 2 किलो वाला 5 से बढ़वा रहा है। तो बोल दो 10 किलो वाले ने ज्यादा पोजीशन करा या बढ़ने का विरोध करा। बोलो बोलो बच्चों। तो मैं बोल दूं 10 किलो वाले का इनर्शिया ज्यादा है। ओके, वो स्टेट ऑफ मोशन के चेंज होने को अपोज करता है, ज्यादा अपोज करता है। अभी इनर्शिया को और समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है बेटा, सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स लगाने पर मोशन चेंज होगा। और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, यह भी दिखाता हूं। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, सेकेंड लॉ
का स्टेटमेंट है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो अप्लाइंग फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। मतलब अगर आप फोर्स लगाओगे तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा और उसके मोमेंटम चेंज होने की रेट फोर्स होगा। अब देखो पी की जगह एम भी लिखता हूं, इधर ध्यान देना बेटा, एम बी, तो मैं बोल दूं दो चीज बनेगी। अगर एम कांस्टेंट है पार्टिकल का, एम नहीं बदल रहा तो वी बदलेगा फोर्स की वजह से। अगर मास कांस्टेंट है, अगर एम नहीं बदल रहा तो फोर्स की वजह से पार्टिकल का मोमेंटम सॉरी वेलोसिटी बदलेगी, और अगर वी कांस्टेंट है तो एम बदलेगा। अरे बोलो, अरे आपको कई बार मास बढ़ रहा होता सिस्टम में, जैसे एक ट्रक के अंदर मिट्टी गिर रही है ऊपर से, या यूं बोलो बंदर कूद कूद के ट्रक में बैठ रहे हैं, तो आपको अगर ट्रक को सेम वेलोसिटी से चलाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है सिस्टम का। एक ट्रक चल रही है, उसमें बंदर पेड़ से कूद के अंदर बैठ गया, तो बोलो मास बढ़ गया ट्रक का, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए। या यूं समझ लो गाड़ी चल रही है, उसमें 2 सवारियां बढ़ गई बस में, तो मैं बोल दूं बस के इंजन को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि मास बढ़ गया है बस का। ओके, तो ज्यादा मास को भी सेम एक्सेलरेशन सेम स्पीड से स्पीड अप करना है तो भी फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे सिस्टम का मास बढ़ता है फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। ओके, अरे बोलो बच्चों। अच्छा, अब मैं बोल दूं इफ एम कांस्टेंट, इफ एम बराबर कांस्टेंट, तो बोल दो फोर्स बराबर आ जाएगा बेटा एम डीवी बाई डी टी, और मैं बोल दूं दिस एम डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। बोलो बच्चों, बोलो। तो न्यूटन ने बोला किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा। ओके, और वो न्यूमेरिकल रिलेशन एफ बराबर एम होगा, इसको खूब काम में लेंगे अपन। तो ये पहला केस बन गया। अच्छा, सेकंड, अगर v 0 हुआ तो v कांस्टेंट हुआ, तो इफ v कांस्टेंट, तो बोलो v कांस्टेंट हो गया तो बच्चों ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बोलो f बराबर आ जाएगा बच्चों v नॉट इनटू dm बाई dt। इसका सबसे ज्यादा यूज आता है रॉकेट वाले क्वेश्चनों में। ये रॉकेट वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं तुम्हारे को। यहां पे गैस फेंकता है पर सेकंड 50 किलो पर सेकंड इनटू दिस स्पीड 250, तो बताओ रॉकेट पे थ्रस्ट कितना लगेगा। तो ऐसे करूंगा। ओके, बंदूक से बुलेट फायर, एक गन से बुलेट फायर होगी 10 बुलेट्स पर सेकंड, हर बुलेट का मास 200 ग्राम और बुलेट की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो बताओ पर सेकंड कितना मोमेंटम लेके जा रही है बुलेट्स। तो वहां पे भी v नॉट इंटू डीएम बाई डी टी, क्योंकि सारी बुलेट कांस्टेंट स्पीड से निकलेगी और पर सेकंड 10 बुलेट निकल रही है, तो पर सेकंड मास पता पड़ जाएगा। वाटर जेट निकल रही है पाइप से, तब भी फोर्स पूछते हैं। कर लोगे सारे क्वेश्चन? यस। ये मैं बता रहा हूं कहां काम आएगी ये चीज। ओके, बोलो बच्चों। यस। तो मैं बोल दूं फर्स्ट लॉ ये बोलता है फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, सेकंड लॉ ये बोलता है फोर्स लगेगा तो क्या होगा। ओके, फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है, ये यहां पे लिख रहा हूं, ये सेकंड लॉ है बच्चों, दिस इज सेकंड लॉ। है ना, तो ये वाला सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन, थर्ड लॉ ये बोलता है एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पे धक्का लगाओगे तो वो आपको उल्टा धक्का लगाएगा। जैसे मैंने तेरे गाल पे खींच के लपड़ मारा, इधर देख, मैंने यहाँ से हाथ आया और गाल पे तेरे खींच के लपड़ मारा, तो तेरे गाल पे जब लपड़ पड़ेगा तो एक फोर्स लगेगा तेरे गाल पे, उससे तेरा गाल यूं हो जाएगा। देखो तेरा गाल यूं गिरेगा, अरे बोलो यूं जर्क लगेगा आपको। तो मैं बोल दूं लपड़ लगती है आपका गाल यूं जाएगा, लेकिन मेरे हाथ पे ही बहुत तेज लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो मेरा हाथ यूं आया तो जैसे आपके गाल पे टच हुआ, आपके गाल ने नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया और मेरे हाथ ने इधर लगाया, तो बोल दो मेरा हाथ इधर फोर्स लगाएगा, आपका मुंह उधर जाएगा और आपका गाल मेरे हाथ पे पीछे फोर्स लगाएगा, तो मेरे हाथ की स्पीड कम हो जाएगी। जो हाथ बहुत स्पीड से आ रहा था वो एकदम से रुक गया। बोलो। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे लगते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं? सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं अलग अलग पे? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग, क्योंकि देखो एक्शन लगा तेरे गाल पे और रिएक्शन लगा मेरे हाथ पे। एक्शन लगा तेरे गाल पे, तेरा गाल मूवमेंट में आ गया, क्योंकि न्यूटन ने बोला फोर्स लगता है तो एक्सेलरेट होता है, तो तेरा गाल जो चुपचाप बैठा था वो एक्सेलरेट हो गया, एकदम से एक्सेलरेट हो गया। और मेरा हाथ जो एक्सेलरेटेड था मेरा हाथ जो स्पीड से आ रहा था वो रिटार्डेट हो गया और उसकी स्पीड कम हो गई। तो बोलो रिएक्शन लगा मेरे हाथ पे और एक्शन लगा तेरे गाल पे, तो एक्शन रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। ओके, एक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगा। बोलो बच्चों। यस सर। कई बच्चे एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं।
अगर एक्शन भी गाल पे लगा और रिएक्शन भी गाल पे लगा, नेट फोर्स जीरो हो गया ना। फिर गाल इधर क्यों गया, फिर गाल इधर क्यों झुका? तो बोल दो एक्शन रिएक्शन हमेशा दूसरे एक दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखते हैं। बोलो Yes. तो सर समझ में आ गया। तो एक्शन रिएक्शन में तो कुछ है ही नहीं। जैसे देखो इसके एग्जांपल, अगर मैं बोर्ड से किनारे पर कूदूं तो बोल दो बोर्ड पीछे की तरफ जाती है। क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगती है, और मैं बोल दूं बोर्ड से किनारे पे कूदूं तो बोर्ड पीछे की तरफ जाती है ड्यू टू रिएक्शन। तो बोल दूं बोर्ड से मैंने अपने ऊपर आगे फोर्स लगवाया तो बोर्ड मेरे पैरों ने बोर्ड पर पीछे रिएक्शन लगाया। यस सर। अरे समझ गए क्या बच्चों? Yes. चलो तो सर एक्शन रिएक्शन समझ आ गया। अब वापिस फर्स्ट लॉ पे आते हैं। जो चीज चल रही है चलती रहेगी, रुकी रुकी रहेगी, है ना। और आप जब फोर्स लगाओगे तो मोशन को अपोज करेगी, मतलब हर चीज अपने मोशन में बना रहना चाहती है। और मोशन में अपोज करने की क्षमता को इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया का मेजरमेंट मास है। अब सुनो, देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन, गतिशीलता का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्थिरता का जड़त्व, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शनल या दिशात्मक जड़त्व। ठीक है सर। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन या गतिशीलता का जड़त्व होता है कि जो चीज मोशन में वो मोशन में ही रहना चाहती है ना, अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहती है। दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में बने रहने की जिद, मोशन में बने रहने की जिद, गति में बने रहने की जिद को गति का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। वो मोशन में बना रहना चाहता है। जैसे देखो, अचानक से चलती हुई गाड़ी में एकदम से ब्रेक लग गया, चलती चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक लग गया, तो बोल जब गाड़ी चल रही थी तो तुम्हारी बॉडी भी गाड़ी के साथ साथ आगे जा रही थी, क्योंकि तुम कनेक्टेड हो तो आगे जा रही थी, तो गाड़ी और बॉडी दोनों आगे जा रही थी। और मैं बोल जैसे ही ब्रेक लगा तो तुम्हारा जो पोर्शन गाड़ी के टच में हो तो गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन सिर लगातार आगे चलता रहा। तो मैं बोलूं तुम्हारा ये पोर्शन तो रुक गया गाड़ी के साथ, लेकिन सिर आगे चलता रहा। तो मैं बोलूं सिर तो गति में था तो गति में ही रहना चाहता है। आपका सर गति में था, गति में रहना चाहता है, मोशन में था, मोशन में रहना चाहता है। और एकदम से बॉटम पार्ट गाड़ी के साथ रुक गया फ्रिक्शन की वजह से, तो बोलूं एकदम से हमने फॉरवर्ड जर्क महसूस किया। एक्चुअल में फॉरवर्ड जर्क नहीं था वो, एक्चुअल में तुम्हारा ब्रेक रुक गया। फ्रंट पोर्शन या अपर पोर्शन तो मूव कर रहा है, आपका ब्रेक रुक गया, तो आपको लगा आपने आगे झटका महसूस करा। अरे बोलो, जबकि आप यूं समझ लो आप चल रहे थे, आप यूं चल रहे थे, आपका ये बैक बॉटम पोर्शन किसी ने पकड़ लिया एकदम से, तो वो तो बॉडी आगे चलती रही, बॉटम पोर्शन रुक गया। ये देख, अरे सर आगे चलता रह गया, बॉटम पोर्शन रुक गया, तो तुम यूं तिरछे हो गए। तो बोलो ऐसा लगा जैसे फॉरवर्ड जर्क लग गया। बोलो Yes. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो चीज रेस्ट में स्थिरता का जड़त्व। अगर आप रुके हुए तो रुके हुए रहना चाहते हो, ठीक है, बताता हूं। जैसे आप घोड़े पे बैठे हो और अचानक से घोड़ा भाग जाए, तो बोलो आप एकदम पीछे गिरते हो, पीछे की तरफ जा। क्यों? क्योंकि घोड़ा और आपका सर और आपका बॉटम पोर्शन रेस्ट में था। जैसे ही घोड़ा चला, घोड़े के साथ आपका बॉटम पोर्शन आगे चला गया। सर वही है मेरा, ये ऊपर वाला हाथ नहीं हिल रहा, देखो तुम्हारा बॉटम पोर्शन आगे चला गया। तो बोलो आपका सर वही है, बॉटम पोर्शन आगे चला गया, तो तुम तिरछे हो गए। तो तुम्हें लगा तुम्हें पीछे झटक लगा, जबकि तुम कहीं गए नहीं, तुम्हारा बॉटम पोर्शन आगे चला गया, सिर वहीं रह गया। बोलो, तो बोलो सिर ने विरोध करा मोशन में चेंज का। सर पे फोर्स लगेगा तो मोशन चेंज होगा, बाकी वो वहीं पड़ा रहेगा। बोलो Yes, sir. तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, स्थिरता का जड़त्व, जो चीज स्थिर स्थिर रहना चाहती है। एक क्वेश्चन पूछना, जवाब देना। एक कंबल को मेरी मम्मी ने झटका, या मेरी मम्मी ने कंबल पर डंडा, या चलो कंबल को एकदम मेरी मम्मी ने झटका दिया, तो यार में धूल उड़ाने के लिए अपन झटकते हैं चीजों को। मेरी मम्मी ने कंबल को झटका, तो बताओ उससे डस्ट पार्टिकल अलग क्यों है? क्या रीजन है? डस्ट पार्टिकल कौन से इनर्शिया की वजह से अलग हुए? इनर्शिया ऑफ मोशन या Motion. नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन गलत है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अलग हुए। उसके पीछे कारण है स्थिरता का जड़त्व। सर कैसे? बताता हूं। ये भी कंबल, ये रहा डस्ट पार्टिकल। मैं बोलूं मेरी मम्मी ने झटका देके कंबल को नीचे भेज दिया, झटका देके कंबल को नीचे भेज दिया। बोलो मेरी मम्मी ने डस्ट पार्टिकल पे थोड़ी कोई फोर्स लगाया, मेरी मम्मी ने तो कंबल पे फोर्स लगा के कंबल को नीचे। तो मैं बोलूं कंबल और डस्ट पार्टिकल दोनों रेस्ट पे थे, दोनों मोशन को अपोज कर रहे थे, लेकिन कंबल पे फोर्स लग गया तो कंबल मूव कर गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट पे ही रहे। अरे बोलो, वो रेस्ट में रहना चाहते थे, वो रेस्ट में ही रहे, तो मेरे को ऐसा लगा कंबल से डस्ट पार्टिकल अलग हो गए। बोलो, क्योंकि कंबल भाग गई, कंबल पे फोर्स लगा इसलिए। खत्म? Yes. बोलो बच्चों। हाँ, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना, दिशात्मक जड़त्व। इसमें क्या होता है बेटा, गाड़ी चल रही है, इधर देख, ये गाड़ी और मैं दोनों चल रहे हैं, ये मेरा सिर ऊपर कर रहा हूं, मेरा ये गाड़ी और मैं दोनों चल रहे हैं,
और अचानक से गाड़ी टर्न कर जाती है, तो बोल दो मेरी बॉडी तो आगे जा रही है, और गाड़ी टर्न करके देखो मेरी बॉडी आगे जा रही है और गाड़ी टर्न करके, तो मैं बोल दो एकदम से मेरा सिर खिड़की पे टकराता, देखो अरे गाड़ी अचानक टर्न ले लेती तो मेरा सिर एकदम खिड़की से टकराता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आउटवर्ड जर्क फील करा, जबकि एक्चुअल में मैं तो सीधा ही चल रहा हूं, गाड़ी टर्न कर गई। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी और गाड़ी ने अपनी कर ली, तो मैं बोल दूं मैं उसी डायरेक्शन में बना रहा जिसमें बना रहना चाहता था, अनटिल एंड अनलेस कोई फोर्स नहीं लगे। तो मैं तो बिना फोर्स के मैं जैसा हूं वैसे रहना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मैं मोशन चेंज नहीं करना चाहता, ओके मोशन में हूं तो मोशन में रहना चाहता, रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहना चाहता, और डायरेक्शन में जाना था तो डायरेक्शन में ही चलना चाहता हूं, ओके दीज आर कॉल्ड इनर्शियल प्रॉपर्टी। बोलो किसी भी ऑब्जेक्ट के इस गुण को किसी भी ऑब्जेक्ट के इस गुण को इनर्शिया या जड़त्व बोलते हैं, ओके सर समझ में आ गया। अब अपन एक एक लॉ को न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे। ये तो हो गई लॉ की समझ, तीनों लॉ की समझ आ गई आपको? बोलो बच्चों, अरे बोलो ना बच्चों। अब सुनना बेटा, ये तो सब फालतू की बातें थी, काम की बात तो अब स्टार्ट हो रही है। सुनना बच्चों, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फोर्स, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फोर्स, थ्री टाइप ऑफ फोर्स है ना, जिनसे हम डील करेंगे, है ना। तीन प्रकार के फोर्स है, तीन प्रकार के फोर्स, तीन प्रकार के फोर्स। सर कौन कौन से? सुनना ध्यान से, अब थोड़ा स्लो स्लो बातें करूंगा। इधर देखो, तीन प्रकार के फोर्स है। एक होता है बेटा फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड सरफेस, ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द सॉलिड सरफेस, सॉलिड के द्वारा, ए सॉलिड जो लगाएगा, सॉलिड सरफेस जो लगाएगी, सॉलिड सरफेस जो लगाएगी, सरफेस जो लगाएगी, ठीक है। एक होगा बेटा रस्सी जो लगाएगी, रस्सी जो लगाएगी, रस्सी या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग। और एक लिक्विड जो लगाएगा, लिक्विड या फ्लूइड लिखो, लिक्विड मत लिखो, फ्लूइड तरल जो लगाएगा। सर समझे नहीं? देखो सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाएगी उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ओके। ए कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप से लगते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है और टेंजेंशियल भी लगता है, तो ठीक है, तो आप तो नहीं लिख दो, कॉन्टैक्ट फोर्स लिख दो, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, संपर्क बल, ठीक है। इधर सुनना, तो मैं बोल दूं ये होता है बच्चों, एक तो होता नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लिखे ना यार, सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाएगी, सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाएगी, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल रिएक्शन, एक होता है टेंजेंशियल। देखो सॉलिड सरफेस फोर्स लगाएगी, जैसे एम मास का ऑब्जेक्ट रखा है, तो बोल दूं नीचे mg लगेगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बोलो mg को काउंटर बैलेंस करने के लिए होगा, तो सॉलिड सरफेस द्वारा लगाएगा फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन बोलूंगा, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बोलूंगा, और एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगाएगी, तो सॉलिड सरफेस टेंशन पार्टिकल आगे जाएगा तो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जैसे फ्रिक्शन, ओके यस सर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन भी ड्यू टू कॉन्टैक्ट लग रहा है, और फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो भी कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहा है, तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोथ आर कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि आप हवा में भी चीज को गिराओगे तो ग्रेविटी नीचे खींचेगी। इलेक्ट्रोस्टैट, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके यस अरे बोलो, तो अपन क्या सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाएगी उसको मेनली में नॉर्मल रिएक्शन, तो अभी मैं सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की बात करना चाहता हूं, तो बोलूं सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाएगी उसको अपन मेनली नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, रस्सी जो फोर्स लगाएगी उसको मैं टेंशन नाम दूंगा, और लिक्विड या फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा उसको बुओयेंसी फोर्स नाम दूंगा, ओके। तो इन तीन टाइप के फोर्स के साथ डील कर रहे हैं अपन। चल आ जाओ, एक एक करके देखते हैं। इधर देखो, इधर देखना बच्चे, इधर देखो, हाँ इधर सुन, इधर देख, एफबीडी बनाना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं बच्चों? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। सर क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? आप दीन दुनिया से सबसे अलग कर दो चीज को, जिसका भी एफबीडी बनाना उसको सबसे अलग करके आइसोलेटेड कर दो। और न्यूटन ने बोला इसमें देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और न्यूटन गारंटी ले रहा है अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो इसका मोशन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट लो गारंटी लेता है अगर इस पर नेट फोर्स 0 हुआ तो मोशन दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती।
तो न्यूटन 100% गारंटी ले रहा है। अगर नेट फोर्स 0 मिल जाए तुम्हें, इसका एफबीडी बनाओ, इसको आइसोलेटेड कर दो ऑब्जेक्ट को, और देख लो अगर नेट फोर्स 0 तो मैं गारंटी देता हूं मोशन चेंज नहीं हो सकता। रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा। सेकंड लो, अगर न्यूटन कह रहा है अगर नेट फोर्स लगेगा तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक्सेलरेट होगा, और रिलेशन होगा एफ नेट बराबर एम ए। चलो आओ दोनों को देखते हैं, चलो आ जाओ, इधर आओ। पहला क्वेश्चन, ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, ये 3 किलो का ऑब्जेक्ट लटक रहा है, और बच्चों ये 4 किलो का ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है। इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। पानी में तैर रहा है, फ्लोटिंग इन वाटर। 4 किलो का ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है। ओके बच्चों, चलो ठीक है सर। एक कंटेनर के अंदर पानी में 4 किलो का ऑब्जेक्ट तैर रहा है। चलो इसका एफबीडी बताओ। बताओ इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो अगर इसका एनालिसिस करना है तो न्यूटन ने बोला एफबीडी बनाओ, ये लो 2 किलो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, दैट इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी नीचे mg लगा रही है मेरे बच्चे, और mg की वैल्यू 20 न्यूटन होगी। बोलो, तो ग्रेविटी इसको 20 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींच रही है। ओके Yes, sir. क्या ये नीचे जा रहा है मेरे बच्चे, क्या ये नीचे जा रहा है। यहाँ देखो, अब इसका ओरिजिनल डायग्राम देखो, क्या ये पार्टिकल नीचे जा रहा है अगर ग्राउंड पे रखा है तो। No, sir. आपकी कार रोड पे खड़ी है तो क्या वो पड़ी पड़ी अंदर चली जाती है, कार के अंदर धस जाती है, रोड के अंदर धस जाती है क्या। नो सर, ऐसा मत बोलो सर, शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो, तो मैं बोलूं देयर वुड बी ए फोर्स। अगर ये चीज नहीं चल रही है, न्यूटन तो बोल रहा है अगर mg 20 नीचे चल रहा है, लग रहा है, तो ये चीज तो नीचे एक्सेलरेट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर एक ही फोर्स लग रहा है तो कंफर्म एक्सेलरेट होगी, लेकिन मुझे यहाँ पता पड़ा है तो एक्सेलरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब कोई ना कोई और फोर्स लग रहा है, और दैट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय दिस सरफेस। तो क्या मैं बोल दूं, जो एक तो mg लग रहा है, अगर ये अकेला लग रहा होता तो ये नीचे गिरता। जैसे ये देख, ये देख यहाँ रख छोड़ा तो ये तो नीचे जा रहा। देख ये मार्कर नीचे जा रहा, देखो सारे लोग, ये मार्कर नीचे जा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg, और कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन मैं बोल दूं यहाँ पे तो mg के अलावा कोई फोर्स और है कंफर्म। अब मैंने ढूंढा तो मुझे पता पड़ा कि ये वाला ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अलावा इस सरफेस के टच में है। तो बोल दूं इसका मतलब कोई कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। तो मैंने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स, तो बोल दूं कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों सर, कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन आपको कैसे पता पड़ी, वो दिख तो नहीं रहा है। हाँ, मुझे कॉन्टैक्ट फोर्स दिख तो नहीं रहा, लेकिन न्यूटन की बात मुझे याद है कि अगर चीज का एक्सेलरेशन 0 है, ये चुपचाप पड़ी है, और कोई भी चीज चुपचाप पड़ी है तो उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है, और अगर मोशन चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बोलूं इसका एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 आते ही मुझे न्यूटन की बात याद आ गई। याद है न्यूटन ने बोला था एफ नेट बराबर एम ए। याद कर, सेकेंड लो, न्यूटन ने बोला था अगर फोर्स लगता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और अगर एक्सेलरेट होगा तो फोर्स लग रहा है, और मैं बोलूं यहाँ पे तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा। अच्छा बता, 2 किलो का पार्टिकल है, आगे जा रहा है 5 से, 2 किलो का पार्टिकल आगे 5 से एक्सेलरेट हो रहा है। बता इसमें फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है। 2 किलो का पार्टिकल 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, बताओ इसमें फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा। लग रहा है। कंफर्म लग रहा है, क्योंकि न्यूटन ने बोला अगर कोई भी चीज एक्सेलरेट होती है तो गारंटी ले रहा हूं फोर्स लगेगा। बताओ किस डायरेक्शन में लग रहा है। फॉरवर्ड। हाँ, न्यूटन गारंटी लेता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चीज एक्सेलरेट होगी। तो क्या मैं बोल दूं इस पे एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, कितने का लग रहा है, m इंटू है। न्यूटन ने न्यूमेरिकल रिलेशन भी दिया कि 2 किलो की चीज को 5 से एक्सेलरेट करना है तो m इंटू है, 2 इंटू 5 10 का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन 3 गारंटी लेता है कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो कंफर्म फोर्स लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और टोटल फोर्स एफ नेट बराबर m इंटू है, तो 2 इंटू 5 10 का फोर्स लग रहा है। बोलो। Yes. अच्छा सुनो, क्या मैं न्यूटन की बात का यह मतलब निकाल लूं कि इसमें सिर्फ एक फोर्स आगे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। क्या न्यूटन ये बोलना चाहता है कि 2 किलो की चीज 5 से एक्सेलरेट हो रही है तो सिर्फ एक फोर्स आगे की तरफ 10 न्यूटन लगेगा, m इंटू ए के बराबर। क्या न्यूटन यही तो बोलना चाहता है ना कि 2 किलो को 5 से चलाना है तो 10 का एक फोर्स आगे लगेगा। बोलो। नहीं, न्यूटन ने ये नहीं बोला। न्यूटन ने तो बोला 2 किलो की चीज 5 से जा रही तो उसमें नेट फोर्स 10 होगा। सर एक ही तो बात है, नहीं है एक बात। मैं बोल दूं
ऐसा नहीं है कि एक ही फोर्स लग रहा है। अगर मान लो मैंने 8 न्यूटन पीछे लगाया, ये बात मैंने तेरे को बता दी चुपके से आके कि मैं लगा रहा हूं पीछे 8 का, और फिर भी तुझे लग रहा है आगे जा रहा है, तो बता आगे कितना लग रहा होगा? मैं बोलता हूँ 18, 10 ज्यादा, टोटल फोर्स 10। न्यूटन ये बोलता है अगर 2 किलो की चीज आगे 5 से एक्सेलरेट हो रही है तो गारंटेड इसमें नेट फोर्स 10 आगे लग रहा है। न्यूटन तो कहता है नेट फोर्स 10 है, तो मैं बोलूं और आगे नेट फोर्स आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे वाला जीतेगा तभी तो ये आगे जाएगा। यार एक बात बता, तू खड़ा है, तेरे को धक्का मैं इधर से दे रहा हूं, तू खड़ा है और तेरे को मैं धक्का इधर से यूं दे रहा हूं, यूं यूं, और कोई उधर से दे रहा है, बता तू किधर जाएगा? दोनों तरफ से धक्के लग रहे, बता तू किधर जाएगा? ये मेरा मुंह बता किधर जाएगा? मैं बोल दूं अगर ये वाला धक्का जाता है तो यूं जाएगा, और अगर ये वाला धक्का जाता है तो मैं बोल दूं यूं जाएगा, और दोनों धक्के बराबर है तो पीछे जाएगा। बोलो, अरे कॉमन सेंस की बात है ना बच्चे, जो फोर्स डोमिनेट करेगा पार्टिकल उधर ही जाएगा, उधर ही एक्सेलरेट होगा। बोलो, यस सर। तो मैं बोल दूं ये 2 किलो का पार्टिकल आगे एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन आगे वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है। तो बोल दूं अगर पीछे 8 है तो बोल दूं आगे वाला ज्यादा होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन 8, इट वुड बी ग्रेटर देन 8, तभी तो आगे एक्सेलरेट होगा। यस सर। कितना ज्यादा होगा? अगर ग्रेटर तो होगा कितना ज्यादा? मैं बोल दूं इतना ज्यादा कि नेट 10 आ जाए, क्योंकि न्यूटन बोलता है नेट शुड बी नेट फोर्स शुड बी 10, 2 into 5, नेट फोर्स 10 आना चाहिए। तो अब पीछे 8 है तो आगे वाला 18 हो गया, 10 ज्यादा। तो मैं बोल दूं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा उधर वाला फोर्स नेट फोर्स ए में होगा, नेट नेट। समझ में आ गई? यस सर। जिधर एक्सेलरेट हो रहा है वो फोर्स ज्यादा, और ए में ज्यादा, ए में ज्यादा, ए में ज्यादा। सर बार बार ए में क्यों बोल रहे हो? हाँ, अरे बोलो। यस सर। हाँ, अच्छा अच्छा, सुन, एक और बात पूछता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ। अच्छा सुन। तो न्यूटन ने बोला अगर फोर्स लगेगा तो चीज एक्सेलरेट होगी, और अगर एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स लग रहा है, जिधर एक्सेलरेट हो रही है उधर वाला ज्यादा होगा, और नेट फोर्स ए में होगा। खत्म। बोल ही नहीं रहे। हाँ बता, किधर जाएगा? बता किधर जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, आगे की तरफ या पीछे की तरफ? फॉरवर्ड। हाँ फॉरवर्ड। क्यों जाएगा फॉरवर्ड? क्यों जाएगा फॉरवर्ड? कैसे पता पड़ा? क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो बोल सिस्टम पर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं, आगे वाला ज्यादा है, तो बोल नेट फोर्स फिक्स है। तो बोल 10 आगे, सॉरी 16 आगे 10 पीछे, तो बोल नेट फोर्स फिक्स आ गया। नेट फोर्स इज 16 - 10, तो बोल 6 न्यूटन फॉरवर्ड, 6 न्यूटन फॉरवर्ड। और मैं बोल अगर 6 न्यूटन है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एफ नेट बराबर एम है। तो बोल दो अगर 6 है तो एम हो गया 2, तो ए कितना आ जाएगा? तो बोल दो ए आ गया बच्चों 3 फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो गए। अरे बोलो। यस सर। तो आप समझ में न्यूटन ने क्या बोला? अरे बोल। चल एक बार और पूछता हूं तेरे से, ये 5 किलो की चीज है, 1 से एक्सेलरेट हो रही है, बता कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? जितने भी फोर्स लग रहे होंगे बता नेट किधर आएगा? जितने भी फोर्स लग रहे होंगे नेट किधर आएगा? बता उसका नेट बैकवर्ड या फॉरवर्ड? नेट फोर्स बैकवर्ड। बैकवर्ड। क्या मैं इस बात को यूं बोल दूं एक ही फोर्स लग रहा है? क्या बोल दूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक ही फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का? क्या न्यूटन ने ऐसा बोला एक फोर्स लग रहा है 5? नहीं, न्यूटन ने तो बोला जितने भी लग रहे हैं उनका नेट 5 होगा। चला जाओ, मान लो मैंने 10 आगे लगाया, तो बता और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? मान लो 2, मैंने 10 आगे लगाया, बता और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? हाँ, क्योंकि पीछे कैसे चलाओगे? 5 किलो को पीछे ले जाना है, तो बोलो पीछे लग रहा होगा एक फोर्स, पता जो पीछे लग रहा है वो कितने का होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। पीछे 5 होगी क्या एम है? 15 होगी बेटा, 15। क्यों? क्योंकि 10 आगे लग रहा है और आपको 5 किलो को 1 से पीछे ले जाना है, तो बोल नेट फोर्स शुड बी 5, और पीछे की तरफ वाला ज्यादा होगा क्योंकि ये चीज पीछे एक्सेलरेट हो रही है, तो बोल जिधर एक्सेलरेट हो रही है वो ज्यादा, तो ये ज्यादा होगा, इट वुड बी ग्रेटर देन 10। कितना ज्यादा? ए में ज्यादा, क्योंकि नेट फोर्स शुड बी ए में, तो बोल दिस शुड बी 15।
ये 15 होगा तभी तो 10 15 इधर 10 इधर, तो नेट फोर्स 5 पीछे आ गया, खत्म। तो नेट फोर्स हमेशा m इंटू ए के बराबर होता है। बोलो, Yes, sir. चला आ जाओ, चला आ जाओ। अब हमारे पास समझ डेवलप हो गई। अच्छा बता, ये चीज चल रही है क्या? ये चीज यहाँ रेस्ट पे पड़ी है, तो बोल उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है पार्टिकल, तो न्यूटन ने बोला अगर किसी का मोशन चेंज नहीं होता है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बोल दू अकॉर्डिंग टू न्यूटन इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्या न्यूटन ने ऐसा बोला कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, न्यूटन बोल रहा है इसमें नेट फोर्स 0 है। तो बोल दू एफ नेट 0, एक्सेलरेशन 0, तो एफ नेट बराबर m है। a 0 तो बोल दो एफ नेट 0 है। अरे बोलो, और मैं बोल दूं नीचे mg लगा, ये बात कंफर्म है क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो नीचे mg है तो मैं गारंटी ले लूं कि नॉर्मल रिएक्शन भी mg के बराबर होगा। तो मैं ऐसे बोल दूं बेटा mg माइनस n बराबर 0। नीचे mg ऊपर n, सर सब्ट्रैक्ट क्यों करें? एक फोर्स नीचे एक ऊपर है तो mg माइनस n ही तो करूंगा क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बोल दूं नीचे mg ऊपर n, तो बोल दूं mg बराबर n, और मैं बोल दूं m की वैल्यू आ गई कितनी? mg के बराबर यानी कि 20 न्यूटन। तो मेरे को इनडायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन पता पड़ गया। तो मैं बोल दूं ग्राउंड कितना फोर्स ऊपर की तरफ, सरफेस कितना फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही, वो भी पता पड़ गया 20। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 करना था। बोलो, सारे फोर्स बैलेंस करने थे। Yes, sir. Yes, चलो sir. अब बताओ इसको, क्या ये पार्टिकल नीचे जा रहा है क्या? ये पार्टिकल कहीं जा रहा है क्या? जल्दी बोल। नो सर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 होगा तो न्यूटन के हिसाब से नेट फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है तो न्यूटन के हिसाब से नेट फोर्स 0, फर्स्ट लो। तो बोल दो नेट फोर्स 0, तो मैं बोल दूं नीचे तो mg लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि फोर्स लग नहीं रहे, फोर्स तो लग रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी अपना प्रकोप दिखाएगी और इसको mg 30 से नीचे खींचेगी। तो बताओ ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? कौन कारण बन सकता है इसके नीचे नहीं जाने का? किसके कारण से नीचे नहीं जा पा रहा? मैं बोल दूं रस्सी वुड बी दैट कारण। तो बोल दूं यहां से स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब देखो बच्चा टेंशन निकालने में टेंशन में आ जाता है। मैं बोल दूं टेंशन की डायरेक्शन हमेशा दूसरे फोर्स के हिसाब से सोची जाती है। तो बोल दूं नीचे 30 लग रहा है, इसको रोकना है तो कंफर्म टेंशन ऊपर है। और वैसे भी आपको पता है अगर अपन एक ईंट लटकाते तो टाइटनेस ऊपर की तरफ ही तो होती है। याद है वो नोट बांधते तो नोट ऊपर खींचती है। याद करो ईंट पे अगर रस्सी को लपेट के नोट बनाते हो तो वो ऊपर की तरफ खींचती है। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं टेंशन यहाँ ऊपर लगेगी, कितनी लगेगी? इक्वल टू mg 30, तभी तो नेट फोर्स 0 का। नीचे 30 ऊपर 30 बैलेंस हो गए फोर्स, खत्म। तो बोल दूं टेंशन की वैल्यू आ गई। Yes. क्या मैं बोल दूं टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन एडजस्टेबल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन अपने आप को एडजस्ट करते हैं। यस सर, बताता हूं कैसे। इधर देख बताता हूं। यहाँ 2 किलो की जगह 5 किलो रख दूं तो मैं बोल दूं ग्रेविटी 50 से खींचती, तो बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन अपने आप 50 बन जाता। नॉर्मल रिएक्शन अपने आप 50 आके बैलेंस हो जाता। तो बोल दूं जब भी 2 किलो रखा था तो 20 लगा, 5 रखा 50 रखो, हाथी को बिठा दो ग्राउंड पे तो हाथी के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। बोलो। Yes. अरे बोल मेरे बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन एडजस्ट कर रहा है। अच्छा टेंशन भी एडजस्ट करती है। आप 3 किलो लटका रहे हो तो 30 लगेगा, अगर 2 किलो लटका दोगे तो मैं बोल दो अपने आप 20 आ जाएगा। अरे बोलो ना बच्चों, अपने आप ये 20 बन जाएगा। और अगर ये 20 बना तो अब रस्सी में टेंशन घट के 20 हो जाएगी। आपने अगर ये 2 किलो भी हटा दिया तो रस्सी ढीली ढाली लटकी हुई रहती है। याद है टेंशन 0 होती है। रस्सी पे कुछ मत लटका तो याद है रस्सी ढीली ढाली होकर लटकी रहती है। टेंशन 0, मुड़ जाएगी सी, टाइट थोड़ी होती रस्सी अगर कुछ नहीं लटकाते तो। Yes, sir. बोलो बच्चों, तो सब समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो, तो मैं बोलूं यहाँ पे टेंशन, तो दिस फोर्स इज टेंशन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा तो मैं बोलूं रस्सी द्वारा एक्सर्टेड फोर्स को टेंशन बोलते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो रस्सी जो फोर्स लगाएगी उसको टेंशन बोलते हैं। सॉलिड सरफेस जो फोर्स लगाती है उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और लिक्विड जो फोर्स लगाता है उसको बुओयेंसी। अच्छा बता, क्या ये चीज चल रही है क्या? इधर देखो, ये 4 किलो का ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या? अरे बोलो ना बच्चों, ये 4 किलो का नहीं सर। तो बोल दो 4 किलो का ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो बता न्यूटन ने क्या बोला? अगर कोई चीज नहीं चल रही है या मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो बोल दो उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन ग्रेविटी तो खींच ही रही है 40 से। तो बताए नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है? मैं बोल दो देयर, हाँ, तो देयर वुड बी सम फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड।
और उसमें लिक्विड भी बोर्ड लगाता है कि हाँ ये ले कंटेनर खाली करके रख 4 किलो को, कंटेनर खाली करते और 4 किलो रख, तेरे को अपने आप पता पड़ जाएगा नीचे गिरेगा। इसका मतलब है तो इसको रुकने का कारण लिक्विड है। ये कंटेनर खाली होता तो नीचे गिर जाता कंटेनर के बॉटम तक, तो मैं बोलूं इसका मतलब लिक्विड ने रोका इसको, तो लिक्विड एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड बुओयेंसी फोर्स। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, तो मैं बोलूं दिस वुड बी द बुओयेंसी फोर्स, और एक्सेलरेशन 0 था, तो मैं बोलूं बुओयेंसी फोर्स वुड बी इनडायरेक्टली 40, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन नेट फोर्स 0 होगा, तो मैं बोलूं बुओयेंसी फोर्स 40 लगेगा। बोलो Yes. Yes, sir. सर हमारे को तो यहाँ पे भी यकीन नहीं हुआ कि रस्सी कोई फोर्स लगाती क्या। चल यकीन नहीं होता, एक काम कर कैंची से काट दे बीच में से, और जैसे ही काटोगे नीचे गिर जाएगा 2 किलो, इसका मतलब रस्सी नहीं रोक के रखा है। बोलो फील आ गई? Yes, sir. तो मैंने तेरे को तीनों टाइप के फोर्स समझा दिए, बुओयेंसी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। ओके चलो आ जाओ। तो सर ये तो समझ में आ गया कि चीज नहीं चल रही है तो फोर्स बैलेंस हो गए। ओके आ जाओ। हाँ अब सुनना, इधर देखो बच्चों, हाँ यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N1 और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2। ओके ये 1 ये 2 ये 3। बेटा बीच बीच में फोटो क्लिक करते रहना। हाँ यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N1 और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन N2। हाँ बोलो बच्चों, पहले ये करो, हाँ ये करो, बताओ ये 2 kg कहीं जा रहा है क्या? दो दीवार के कोने में फिक्स कर रखा मैंने और धक्का दे रहा हूँ दीवार की तरफ, वर्टिकल दीवार की तरफ, क्या ये कहीं जा रहा है क्या? मेरे को ये बताओ, इस 2 किलो का कहीं मोशन हो रहा है क्या? नहीं। क्या? अब सुनो 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 सुनो, अब 2 डायरेक्शन में देखूंगा, क्षैतिज अलग, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अलग, तो हॉरिजॉन्टल भी देखूंगा और वर्टिकल भी देखूंगा, इसकी कोई गति नहीं हो रही, चुपचाप पड़ा है। इट इज एट रेस्ट, तो मैं बोल दूं इसका एपीडी बनाएंगे। इधर देखो न्यूटन ने बोला एपीडी बना मस्ती से, तो मैंने एपीडी बनाया। तो मैं बोल दूं 2 किलो की चीज है, मैं बोल दूं mg नीचे लग रहा है 20, और मैं बोल दूं वर्टिकल में एक्सेलरेशन 0, ऊर्ध्वाधर एक्सेलरेशन 0, मैं बोल दूं ऊपर की तरफ कोई मोशन नहीं यूं, तो बोल दूं इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 की जो वैल्यू है N2 वो मैं बोल दूं 20 के बराबर है, तभी तो बैलेंस होंगे दोनों। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, इस बार मैंने रामायण नहीं कही, नेट फोर्स 0 डायरेक्ट लिख दिया, तो बोल दूं नीचे 20 है तो ऊपर भी 20 होगा। बोलो Yes, sir. अच्छा मैं बोल दूं इधर 10 लगा रहा हूं, ये 10 न्यूटन, तो मैं बोल दूं इधर से भी 10 लगेगा N1, तभी तो इधर भी बैलेंस होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, तो बोल दूं हॉरिजॉन्टल मोशन भी 0 है और वर्टिकल भी 0 है, ना ऊर्ध्वाधर कोई एक्सेलरेशन है ना हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है, और न्यूटन ने बोला अगर कोई चीज एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट नहीं हो रही तो नेट फोर्स 0 होगा, तो बोल दूं पीछे 10 लग रहा है, तो मैं बोल दूं N1 भी 10 होगा। बोलो तभी तो बैलेंस होंगे दोनों, तो ये भी बैलेंस हो गए और वर्टिकल भी बैलेंस होगा, खत्म किस्सा। Yes, sir. बोलो ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है? Yes, sir. अच्छा बताओ, ये 1 kg चल रहा है क्या कहीं पे? 1 kg पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है क्या? 1 kg ऊपर वाला No, sir. क्या दिख नहीं रहा है क्या? नो सर, तो बोल दो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब मैं बोल दूं 1 kg को अर्थ ने mg बराबर 10 से खींचा, और अगर अर्थ 10 से खींच रही तो मैं गारंटी ले लूं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 10 होगा, तो N1 की गारंटेड वैल्यू 10 होगी। बोलो बोलो, Sir. तभी तो बैलेंस होंगे। तो मुझे ये पता पड़ गया कि 2 ने 1 पर 10 न्यूटन ऊपर लगाया, मैं बोल दूं ये भाई उसी टाइप की बात हो गई कि मेरे सिर पर ईंट रखी है, मेरे सिर पर एक ईंट रखी है, तो बोल दूं ईंट को रोकने वाला मेरे सिर का अपर फोर्स या सिर की अपर सरफेस से बाहर है मेरे, जिन्होंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया ईंट पर, नहीं तो ईंट नीचे गिरती अगर मैं बीच में सट जाऊं तो। बोलो अच्छा मैं बोलूं इस 2 kg को अर्थ mg बराबर 20 से खींच रही है, तो बोलो, और मैं बोलूं ये भी नहीं चल रहा, देखो नीचे वाला ब्लॉक भी कहां चल रहा है, चुपचाप पड़ा है, तो बोल दूं नीचे की तरफ mg 20 लग रहा है, तो बोल दूं ये वाला ग्राउंड भी N2 ऊपर लगाया गया, देखो नॉर्मल रिएक्शन,
N1 10 है और मैं बोल दूं 20 लग रहा है तो ये N2, तो मैं बोल दूं N2 भी 20 होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। बोलो, तो बोल दूं इस N2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। देखो ए 20 लग रहा, 20 ऊपर लगेगा तभी तो बैलेंस होंगे। बोलो यस सर। यस सर। अच्छा सुनो, एक बात बता, मैं वेट मशीन पे खड़ा हूं, मेरा वेट 60 मतलब मैं 60 किलो मेरा मास है ना, तो 60 kg फोर्स आ रहा है मेरे ऊपर, है ना। मेरे कंधे पे मैं किसी बच्चे को बिठा दूं तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चन में और अकेले 2 के पढ़े लेने में कोई अंतर नहीं है क्या? अकेला 2 पढ़ा था तब भी तुमने बोला था mg 20 है तो नॉर्मल रिएक्शन 20 होगा, और 2 के ऊपर 1 रख दिया तब भी तुम 20 ही बोल रहे नॉर्मल रिएक्शन को। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ज्यादा आना चाहिए रहता? ये 2 के ऊपर 1 रख दिया तो ग्राउंड पे फोर्स बढ़ नहीं जाना चाहिए है? आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है ज्यादा आना चाहिए N2? आपको मेरे को तो महसूस हो रहा है N2 20 से ज्यादा आना चाहिए। बोलो, कॉमन सेंस मेरा ये बोल रहा है। अगर मैं वेट मशीन पे अकेला खड़ा हूं, मेरे कंधे पे बच्चे को बिठा देंगे तो वेट ज्यादा आएगा, बच्चे का वेट भी ट्रांसफर होगा। बोलो यस सर। अब सुनो, कई लोग यहाँ पे M1 प्लस M2G रट लेते हैं। नहीं सर, इसमें गलती क्या है बताता हूँ। सर यहाँ 20 कैसे आ गया? हमारे को ये समझ में कैसे आ गया? तुमने एक गलती कर दी। बताओ, इस 1 kg को रोका किसने? 1 kg को नीचे जाने से रोका किसने था? 2 की अपर सरफेस ने। 2 की अपर सरफेस ने, तो बोल दो 2 की अपर सरफेस ने अगर इस पे ऊपर फोर्स लगाया तो बोल दो इसका रिएक्शन ये नीचे लगाएगा। 2 ने 1 पे ऊपर फोर्स लगाया तो 1 2 पे नीचे लगाएगा N1। दिस वुड बी रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट ने एक्शन लगाया दूसरा वाला उस पर रिएक्शन लगाएगा। याद है, दोनों एक्शन रिएक्शन अपोजिट होते हैं और एक दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। और मैं बोलूं 180 डिग्री का एंगल होता है एक्शन और रिएक्शन के बीच में। एक्शन लगा ऊपर तो रिएक्शन लगा नीचे 180 पे। बोलो यस सर। बोलो ना बच्चों। यस सर। हाँ, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स गलत था। क्यों? क्योंकि तुम ये भूल गए थे, इस एक्शन का रिएक्शन लगाना भूल गए थे। अच्छा एक बात सुनो, समझ एक तो देखो, अगर तुम ये N1 नहीं लगाओगे तो पता है उसका क्या मतलब होगा? मेरे सर पे ईंट रखी हुई है, ईंट को मेरे सर ने रोका, लेकिन मेरे सर की जू नहीं मरी। मेरे सर की जू भी तो मरेगी। सर क्या बातें कर रहे हो? बताता हूं। मैं बोल दूं अगर एक्शन ऊपर लगा है, ईंट के ऊपर फोर्स ऊपर लगा है, तो बोल दो ईंट ने एक रिएक्शन लगाया होगा जो मेरी जू को दबा रहा होगा, सिर की जू को। बोलो। यस सर। तो मैं बोल दूं अगर तुम ये रिएक्शन लगाना भूल गए तो मेरे सर की जुओं को कौन मारेगा? कुछ समझ में आई? यस। चल सुन, मैं इसकी फील देता हूं तेरे को, फील कराता हूं कि वास्तव में ये वाला फोर्स भी लगेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे घर में गद्दे पे डल्लफ का गद्दा, इसके ऊपर तेरी बायोलॉजी की बुक रख दी, क्या तेरा गद्दा ऐसे ही रहेगा? पहले ऐसा था, बुक रखने के बाद भी ऐसे ही रहेगा? नहीं सर, हाँ थोड़ा सा नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद पढ़ाई तो करते हो, हाँ तो बोल दो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बायोलॉजी की बुक जो कि बहुत मोटी है वो इस गद्दे को नीचे दबा देगी। तो बोल दो बायोलॉजी की बुक नीचे जाना चाह रही थी, बेसिकली हुआ क्या, बायोलॉजी की बुक ग्रेविटी की वजह से mg से नीचे जाना चाह रही थी, तो मेरे गद्दे ने बोला कि नहीं जाने दूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन लगाया, मेरे गद्दे ने एक्शन लगाया, तो इस बायोलॉजी की बुक ने रिएक्शन लगा दिया है, उस वजह से गद्दा दबा। और तब तक रहा जब तक गद्दे के अंदर के मॉलिक्यूल इतने पास नहीं हो गए वो वापस से इसे इनको बैलेंस कर दे। बोल। यस सर। आ गई फील कि वास्तव में ये वाला फोर्स भी लग रहा है, एक्शन का रिएक्शन की फील आ गई क्या? यस सर। तो मैं बोल दूं यहाँ पे 2 ने 1 पे ऊपर फोर्स लगाया तो 1 2 पे नीचे लगाएगा रिएक्शन, और मैं बोल दूं ये भी 10 न्यूटन होगा, ये n भी 10 न्यूटन होगा। बोलो। और मैं बोल दूं इस क्रिया की ये प्रतिक्रिया हो गई, ये प्रतिक्रिया रिएक्शन। अरे बोलो। तो बोल दूं इस एक्शन की रिएक्शन हो गई, और मैं बोल दूं ये 10 होने से मैं बोल दूं इनडायरेक्टली इसका वेट वाया दिस नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड तक ट्रांसफर हो गया। इनडायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर वाले का वेट ग्राउंड तक आ गया 10 न्यूटन। और ये इसी का तो वेट है जो इस n के थ्रू लग गया। आप n1 प्लस m2g नहीं लिख सकते हो, आप n1 प्लस mg लिखोगे और बोलोगे कि m1g के ऊपर वाले वेट के बराबर है।
तो मैं बोलूं ग्राउंड तक ऊपर वाले का वेट वाया नॉर्मल रिएक्शन पहुंचा, उसने मेरे सिर को दबाया है ऊपर से, बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं दिस N2 वुड बी N1 प्लस mg, और ये N1 आ गया 10 और mg खुद का वेट हो गया 20, तो बोल दूं 30 न्यूटन हो गया। अब समझ में आई कि एक्शन का रिएक्शन कैसे काम आता है, बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनो, अभी तो मेरे को तेरे को क्या ज्ञान देना था कि बच्चा रिएक्शन भूल जाता है, ज्यादातर बच्चा ये एक्शन रिएक्शन भूल जाता है ना, ये N1 लगाना भूल जाता है और उसको सब दुनिया सही लग रही होती है और उसका नॉर्मल रिएक्शन 20 आ जाता है। ये सिखाना था इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया। बाकी मैं आगे क्या करूंगा पता है, जब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना होगा तो मैं सिर्फ ऊपर वाले का एपीडी बनाऊंगा, इसका 1 का जैसे ये बनाया, और यहाँ निकालना होगा ना बेटा तो मैं दोनों का 60 बना दूंगा। मैं बोल दूंगा दोनों 3 किलो की चीज हो गए, ताकि मेरे इतनी माथा बॉडी खत्म और गलती होने के चांस खत्म। मैं बोल दूं अर्थ इसको mg बराबर 30 से खींच रही थी, और मैं बोल दूं यहाँ N2 नॉर्मल रिएक्शन ने इन दोनों को रोका। अरे बोलो, मैं बोल दूं यहाँ जो दम लगेगा वो इस पूरे को रोक रहा है, तो बोल दो अल्टीमेटली 30 हो गया, बोलो। तो क्या मैं बोल दूं ऊपर वाले दोनों मास को कंबाइन कर दूंगा मैं जब मैं N2 निकाल रहा हूँ। अरे बोलो बच्चों, अभी तो मेरे को तेरे को बेसिक बता रहा था इसलिए मैंने अलग अलग एपीडी बनाया, बोलो। Yes, sir. चल आ जाओ, फटाफट फोटो क्लिक करो, जल्दी जल्दी करो काम, ये इतना टाइम नहीं है फोटो वोटो का, जल्दी कर। चलूं आगे? Yes. Yes, sir. अच्छा अब सुनो बच्चों, आप तो सीधे क्वेश्चन करो जाके, ओके, कुछ नहीं होती थ्योरी। हाँ अब सुनना, मैंने 3 रखे, अब थोड़ा सा ओरली दोनों तरीकों से 3 2 1 1 kg 2 kg 3 kg, बोलो 1 kg 2 kg 3 kg, बताओ यह नॉर्मल रिएक्शन बता मेरे बच्चे। N1 फटाफट डायरेक्ट बोल, N1 मैं बोल दूं 10, मन में एपीडी बना दिया, 8 से 10 से खींची नॉर्मल रिएक्शन 10 होगा तभी तो नहीं चलेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये चुपचाप पड़ा है, और चुपचाप पड़ा तो नेट फोर्स 0 होगा, तो नीचे 10 लग रहा है तो N1 भी 10 होगा, ऊपर की तरफ खत्म। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा N2 बता, N2 20. 30, फिर वही की वही बात 30। मैं बोल दूं ये जो N2 होगा वो इन दोनों को रोक रहा है, मैंने कहा था ना मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, तो इट वुड बिहेव लाइक 3 kg, ऊपर वाले दोनों मिलकर ओके, तो N2 विल बी 30। अभी तो सिखाया रे, फिर वही बात है, Yes, sir. 20 तो खुद का वेट है, ऊपर से N1 भी तो लगेगा नीचे की तरफ, 1 kg 2 kg पे रिएक्शन भी तो लगाएगा 10, Yes, sir. और उस रिएक्शन से अपना वेट ट्रांसफर कर देगा 2 में, बोलो। अरे कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ N3 बोलो, Yes, sir. Yes, N3 बोलो, N3 यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, मैं बोल दूं तीनों को एक मान लूंगा तो 60, तीनों का वेट 60, क्यों? क्योंकि ये पूरा इट विल बिहेव लाइक 6 kg, तो बोल दो N3 ने तीनों को रोका, N2 ने ऊपर वाले 2 को रोका और N1 ने ऊपर वाले को रोका, खत्म। yes, sir. बताओ इन दोनों रस्सी में से टेंशन किस पे ज्यादा होगी, T1 या T2? कौन सी टेंशन ज्यादा होगी, T1 या T2? मैं बोल दूं T1 होगी 30 और T2 होगी 20, क्योंकि T2 इसको इसके mg को बैलेंस करेगी और T3 इसके mg को। क्या मैं सही हूं? No, sir. नो सर, नो सर, सर क्यों सर? बताता हूं, इधर देखो ये गलत है सर, कैसे गलत है? थोड़ा सा इसको भी 30 से, मैं बोल दूं 3 किलो अर्थ खींच रही है 30 से, mg बराबर 30, और मैं बोल दूं नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यार T1 लग रहा है, तो मैं बोल दूं ये तो बात का है, अगर ये चुपचाप है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन नीचे 30 तो ऊपर भी 30 टेंशन होगी, तो मैं बोल दूं देखो टेंशन की डायरेक्शन मैंने इनडायरेक्टली पता करी, mg को बैलेंस करना था इसलिए ऊपर लगाई, बाकी मुझे कहीं दिख थोड़ी रही है टेंशन, पर mg को बैलेंस करना था इसलिए टाइटनेस ऊपर होगी, ओके। अब इधर आ, क्या मैं बोल दूं ये 3 किलो में हूं, मैं बोल दूं मैंने एक लड़का पेड़ पे लटका हुआ है, उसके पैर पकड़ के खड़ा हो गया मैं, तो मैं बोल दूं ये 2 किलो का है और मैं नीचे लटका हुआ हूं, तो मैं बोल दूं मैंने इसके पैर पकड़ लिए, तो मैं बोल दूं इसमें खुद का वेट तो अर्थ लग ही रही थी 20, तो 20 तो खुद का लग रहा था, और मैं बोल दूं इस रस्सी से टाइटनेस नीचे लगेगी, बोलो, तो यहाँ टेंशन नीचे लगेगी, इस वाले को नीचे खींचा जाएगा, सही बात है, ये लटका हुआ ऑब्जेक्ट रस्सी में टाइटनेस नीचे लगाएगा, तो मैं तो T1 नीचे आएगा, तो एक्शन का रिएक्शन, इसने इस पे एक्शन ऊपर लगाया T1, तो मैं बोल दूं ये इस पे रिएक्शन लगाएगा T1, और मैं बोल दूं ये T1 इसका वेट होगा, तो मैं बोल दूं इस नीचे वाले का वेट वाया दिस रस्सी या ट्रांसफर हो गया, देखो वाया रस्सी ट्रांसफर हो गया,
Yes, sir. तो खुद का वेट तो ही है 2 किलो का, और मैं बोल दूं रस्सी के थ्रू 3 किलो का वेट भी ट्रांसफर हो गया वाया टाइटनेस, इस टाइटनेस से 30 ट्रांसफर हो गया, तो मैं बोल दूं दिस इज 30 एंड दिस इज 20, तो मैं बोल दूं ये फिर चुपचाप बैठा है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे टेंशन जो होगी ऊपर T2 वो होगी 50, दोनों का वेट, तो मैं बोल दूं ऊपर दोनों का वेट लगेगा, ऊपर वाली रस्सी दोनों को संभाल के रख रही है, ये रस्सी दोनों को संभाल रही है, और ये वाली रस्सी सिर्फ इसको संभाल रही है। मैं बोल दूं अगर मैं नीचे वाली रस्सी को काटता हूं तो सिर्फ 3 किलो नीचे गिरेगा, पर ऊपर वाली को काटता हूं तो दोनों गिरेंगे, आ गई फील, ऊपर वाली दोनों को संभाल रही थी। Yes, sir. Yes, sir. रस्सियां काट के देखो ना, अगर आप ऊपर वाली काटते हो दोनों नीचे गिर जाते दम, इसका मतलब दोनों को रोकने वाली वो थी, और बीच वाली को काटते तो सिर्फ 3 किलो नीचे गिरता है, तो 3 किलो में टेंशन, बीच वाली रस्सी में 30 और ऊपर वाली में 50, खत्म। बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ इधर देख, इसमें बता थोड़ा सा जल्दी, 3 2 2 T1 T2 T3 नीचे से, T1 T2 T3, अब डायरेक्ट, अब एक्शन रिएक्शन नहीं बनाऊंगा, बोलो ये वाली, तो बोल दो ये सिर्फ इसको संभाल रही है 30, ये वाली तो बोल दो ये दोनों को संभाल रही है 50, एक मान लिया 5 किलो का मान लिया इसको, 2 3 और 2 को मिला के, बोलो ना बच्चों, Yes, sir. क्या नहीं समझ में आ रही है? हेलो, अरे बच्चों ये वाली रस्सी दोनों को संभाल रही है ना, और मैं बोल दूं इस टेंशन के थ्रू 20 तो इसका वेट है, और इस टेंशन के थ्रू इसका 30 वेट भी तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो 30 20 50, और मैं बोल दूं ये वाली रस्सी तीनों को संभाल रही है, तो बोल दूं 2 2 4 और 3 7 70, अरे बोलो इसको काटोगे तो ये गिरेगा, इसको काटोगे तो दोनों गिरेंगे, इसको काटोगे तो तीनों गिरेंगे, खत्म। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों थोड़ा जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? अब आ जाओ बच्चों, अच्छा ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पे देखे सारे, अब इधर देख, इधर देख, वन के जी 2 kg, अब थोड़ा मोशन करवाता हूं, हाँ 1 kg 2 kg, रुक जा इससे पहले, हाँ ये है मेरा 3 kg का ऑब्जेक्ट, कितने का है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 के एक्सेलरेशन से, अच्छा बता 3 किलो का एफबीडी बनाता हूं, ये लिफ्ट में रखा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, 3 किलो का अर्थ कितने से खींच रही है बच्चों, बोलो जल्दी, हाँ mg बराबर 30, क्या ये पार्टिकल नीचे जा रहा है क्या? नो सर, क्यों क्यों क्यों, अच्छा क्या ये पार्टिकल चुपचाप पड़ा है क्या मैं बोलूं नॉर्मल रिएक्शन इस पे भी 30 लगेगा, अभी तक जैसे करता है मैं बोलूं 30 लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एम आई राइट, या नॉर्मल रिएक्शन 30 होगा, बोलो क्या मैं सही हूं? No, sir. क्यों, पहले तो मैं लगाता था, पहले तो मैं 3 किलो का ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखता था, तब तो लगाता था कि mg 30 है तो नॉर्मल रिएक्शन 30 होगा, यहाँ क्या दिक्कत हो गई तेरे, यहाँ क्यों नहीं बोल रहा तू कि नॉर्मल रिएक्शन 30 नहीं होगा? Acceleration है यहाँ पे. हाँ क्या मैं बोल दूं ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, ये 3 किलो ऊपर जा रहा है लिफ्ट के साथ, तो क्या मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन 30 से ज्यादा होगा? पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन 30 से ज्यादा होगा? ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, इस बार चुपचाप नहीं बैठा है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, और न्यूटन ने बोला कोई चीज एक्सेलरेट होती है तो फोर्स नेट फोर्स लगता है, और उधर ज्यादा लगता है जिधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो बोलते हैं ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन 30 से ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो एक्सेलरेट हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा कितना ज्यादा होगा, न्यूटन ने क्या बोला कितना ज्यादा होगा, एम ए, तो बोल दो 3 किलो की चीज 5 से एक्सेलरेट होगी है, तो बोल दो 15 फोर्स ऊपर ज्यादा होगा, एम ए 15 ज्यादा होगा। अच्छा सुनो मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूं, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स एन होगा, नीचे mg, और ऊपर वाला ज्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन एफ नेट बराबर एम ए, तो मैं बोल दूं एफ नेट हो जाएगा n माइनस mg, n ऊपर mg नीचे n ज्यादा होगा, तो n पहले लिखा, n ऊपर mg नीचे, तो n माइनस mg वुड बी नेट बराबर m है, और मैं बोल दूं n निकालना है, mg हो गया 30 इज इक्वल टू 3 किलो की चीज 5 से जाएगी तो 15, तो बोल दो n बराबर 45, अरे बोलो, Yes, sir. अरे बोलो ना बच्चों, तो बोल दो नॉर्मल रिएक्शन 45 होगा, सही बात है 30 से ज्यादा होगा तभी तो ऊपर जा रही है, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा,
इतनी रामायण में नहीं लिखूंगा। तो सर फिर कैसे करोगे आप? मैं सीधा बोलूंगा नीचे 30 लग रहा है, अर्थ इसको 30 से खींच रही है, फिर भी ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला ज्यादा और 15 ज्यादा है। एम है 3 इंटू 5 15, नेट फोर्स 15 ज्यादा। तो न्यूटन की बात मेरे को बहुत अच्छे समझ में, नीचे लग रहा है 30, फिर भी ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर वाला ज्यादा। कितना ज्यादा? एम है 15 ज्यादा। तो मैं बोल दूं 30 से 15 ज्यादा, इससे 15 ज्यादा, 15 ज्यादा से 15 ज्यादा, 30 से 15 ज्यादा, किधर? ऊपर की तरफ। तो मैं बोल दूं एन आ गया 30 से 15 ज्यादा, 45। खत्म। ये बच गया इक्वेशन से, क्योंकि मेरे अंदर समझ थी। नहीं समझ आया? बोलो बच्चों। अरे बेटा चाहे तो ऐसे कर, दिस इज मेथड 1, ये राइट है मेथड 1, पर ये लंबा है। मेथड 2 देख, समझ mg से ज्यादा, नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा, क्योंकि ऊपर जा रहा है। न्यूटन ने बोला था जितना चाह रहा वो वाला वोट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? m में ज्यादा होता है। खत्म। अभी बताया नहीं था मैंने, 10 पीछे लग रहा था, आगे वाला 16 होगा, 6 ज्यादा। याद आया? Yes, sir. खत्म। तो मैं बोल दूं तरीका तो ये है, लेकिन मैंने तेरे को अलग तरीके समझा दिया। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा बोलो, पर मैं ऐसे नहीं करूंगा। अरे बोलो, मैं तो ऐसे करूंगा। क्लियर है क्या? नोट कर फटाफट। आगे अगला क्वेश्चन, हटा दो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, लिफ्ट ऊपर 2 से एक्सेलरेट हो रही है ना? तीनों जगह नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं, N1 N2 N3, N3 N2 N1। बोलो नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा सुनना, 1 kg। अच्छा बता, N1 10 होगा 10 से ज्यादा, 10 से कम? 1 kg में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा 10 से ज्यादा, 10 से कम? 10 से ज्यादा। बाकी के लोग भी बोलो बच्चों, बेटे मत रहो। 10 से कम, 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा। क्यों? क्यों 10 से ज्यादा? ऐसा क्यों लग रहा है? इसके साइड मोशन कर रहा है। क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। 1 kg का एफईटी बनाओ, तो न्यूटन बोल रहा है ये ऊपर जा रहा है 1 से, सॉरी 2 से, 2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो नीचे लग रहा है mg जो कि 10 है, और फिर भी ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला n1 ज्यादा होगा। बोलो, नीचे 10 लग रहा है फिर भी ऊपर जा रहा है, मतलब n1 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो बोल दो 1 into 2 2 ज्यादा, तो बोल दो n1 बराबर होगा 10 से 2 ज्यादा, 12। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, कितना? ma ज्यादा, तो बोल दो ma आ गया 2, ma बराबर 2, तो बोल दो ऊपर वाला 2 ज्यादा होगा। ma आ गया 2, तो नेट फोर्स 2, यानी कि ऊपर वाला 2 ज्यादा होगा। खत्म। अच्छा यहाँ कितना होगा? N2। तो बोल दूं जब N2 की बात करूंगा तो ऊपर वाले दोनों को 1 मान लूंगा। इन दोनों को 1 मान लिया, याद है मैंने बताया था। तो बोल दूं mg 30 लग रहा है, बता N2 30 होगा, 30 से ज्यादा 30 से कम? N2 की वैल्यू N2 की वैल्यू 30 से ज्यादा 30 से कम? 30 से ज्यादा। बोलो ना बच्चों, हेलो। More than 30। दूसरे बाकी सो रहे हैं क्या? हेलो। Yes, sir, 30 से ज्यादा। तो बेटा इतना क्या इतरा रहे हो जो इतनी गरज करनी पड़ती बात बोलवाने के लिए भी? मैं बोल दूं ऊपर वाला 30 से ज्यादा, तो बोल दूं नीचे mg 30 लग रहा था, ऊपर वाला 30 ज्यादा। कितना ज्यादा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन m है, तो 3 into 2 6 ज्यादा, तो बोल दूं दिस वुड बी 36। ऊपर वाला 6 ज्यादा, तो m मास के एक्सेलरेशन को a से चलाना, तो m फोर्स ज्यादा लगना चाहिए उस पे, और जिस डायरेक्शन में तेज हो रहा है उस डायरेक्शन में ज्यादा लगेगा। बोलो। यस सर। अच्छा बताओ, तो यहाँ पे कितना लगेगा? N3। तो बोल दो ऊपर वाले सबको एक के साथ बना लो। N3 के लिए बोल दो 6 किलो, और मैं बोल दो 6 किलो पे mg कितना लगेगा? बोलो 60। और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है कितने से बच्चों? 2 से, तो बोल दो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बच्चों? 6 दूनी 12, 6 into 2 12, तो ऊपर वाला 12 ज्यादा, तो बोल दो ये N3 जो होगा बच्चों वो 60 से 12 ज्यादा, 72। बोलो। नहीं समझ में आया? Yes, sir. यार ये Yes, sir. बड़े सड़े बच्चे आए हैं यार,
बैठे आके यहाँ पे, जैसे आईपीएल का मैच देख रहे हो, विजय माल्या नहीं देखता बैठा बैठा आईपीएल का मैच, आराम से बैठ जाता और कोई लेना नहीं देना। बेटा पढ़ने आए हो घूमने आए हो? ओके आपका बहुत धन्यवाद। है बेटा? वन के जी 2 kg, आगे की तरफ एक फोर्स लगाया मैंने 18 न्यूटन। एक्सेलरेशन बताओ या टेंशन बताओ, दो चीजें बतानी है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन दोनों बातें बतानी है, करो ट्राई करो। अच्छा सुनो, मैं कर रहा हूं, मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, एक्सेलरेशन और टेंशन। क्या मैं बोल दूं, अगर मैं इस 1 kg पे फोर्स लगाऊंगा 18 न्यूटन तो 1 kg आगे चलेगा। मैं बोल दूं 1 kg पे 18 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो 1 kg आगे मूव करेगा। 1 kg जैसे ही आगे मूव करने लगेगा 2 kg भी साथ साथ मूव करेगा। 1 kg जैसे ही आगे मूव करने लगेगा 2 kg भी साथ साथ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग, दिस ब्लॉक आर कनेक्टेड विद दिस स्ट्रिंग। तो जैसे ही 18 न्यूटन फोर्स 1 kg पे लगेगा 1 kg आगे जाने लगेगा और 1 kg जैसे ही मूव करेगा तो 2 kg को साथ लेके जाएगा। क्या मैं बोल दूं 2 kg को मैंने नहीं चलाया, 2 kg को मैंने नहीं चलाया, 2 kg को 1 kg ने चलाया, 1 kg और 2 kg के बीच की स्ट्रिंग ने चलाया। तो बोल दूं 2 kg के चलने का रीजन दिस टेंशन है, क्योंकि टेंशन इस 2 kg को चला रहा है। लेकिन क्या मैं बोल दूं अल्टीमेट रीजन मैं ही हूं, अल्टीमेट रीजन इज दिस 18 न्यूटन फोर्स। ओके, क्योंकि अगर मैं 1 kg को नहीं चलाता तो 2 kg कैसे चलता? तो मैंने 1 kg को चलाया और 1 ने 2 को चलाया, तो अल्टीमेटली रीजन में हूं। इस बात को समझो, मैंने ए के लपड़ मारा, ए ने बी के लपड़ मार दिया, मैंने ए के लपड़ मारा, ए का दिमाग खराब हुआ, ए ने बी के लपड़ मार दिया। तो बोल दूं बी मुझे कुछ नहीं कह सकता। अगर बी बोले मेरे को बोलेगा ये क्या है रे, तो मैं उसको बोलूंगा ये तेरे क्या है, मैंने थोड़ी देर को मारा है, तो वो चुप हो जाएगा। तो मैं बोल दूं अल्टीमेट रीजन तो मैं ही हूं, बी के लपड़ पड़ने का अल्टीमेट रीजन मैं हूं। इसको मैं बोल दूं मैं इनडायरेक्ट रीजन हूं, डायरेक्ट रीजन तो ये है। तो मैं बोल दूं इसके चलने का डायरेक्ट रीजन टेंशन है, बट इनडायरेक्ट रीजन दिस 18 न्यूटन है। आ जाओ, मैं सबसे पहले 2 का एफबीडी बनाता हूं। तो क्या मैं बोल दूं 2 kg आगे चलेगा क्योंकि इसमें सिंगल टी फोर्स है, और मैं बोल दूं दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि दीज आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग। तो मैं बोल दूं मैं और मेरा सगा भाई, तो हमारे घर में चोरी हुई तो दुख जितना मुझे होगा उतना मेरे सगे भाई को भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। बोलो। तो मैं बोल दूं अगर 1 kg चलेगा तो 2 भी साथ चलेगा क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग। तो बोल दूं इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। तो बोल दूं ये टेंशन लग रही है और एक्सेलरेशन है। 1 kg की बात करूं तो बोल दूं 1 kg का आगे लग रहा है 18 न्यूटन और पीछे लग रही है टेंशन। तो आगे लग रहा है 18, पीछे लग रही है टेंशन, तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा। अरे बोलो। अच्छा बताओ टेंशन 18 होगी 18 से कम या 18 से ज्यादा? सोच समझ के बोलना। टेंशन 18 से कम 18 से ज्यादा? 18 से कम होगी तभी तो ये आगे जाएगा। टेंशन 18 से कम होगी तभी तो 1 kg का आगे जाना जस्टिफाई होगा। अगर ये 18 से ज्यादा होगी तो पीछे जाना चाहिए। तो और मैं आगे फोन लगा रहा हूं तो सिस्टम पीछे कैसे जा सकता है? तो बोलो टेंशन वुड बी लेस देन 18, टी वुड बी लेस देन 18। बोलो। अच्छा अब मैं इसकी इक्वेशन जब लिखूंगा तो बोलो 18 माइनस टी बराबर 1 है। 18 माइनस टी बराबर 1 है क्योंकि टी कम होगा 18 से, क्योंकि आगे जा रहा है। तो बोलो अगर पार्टिकल आगे जा रहा है तो 18 वुड बी ग्रेटर, तो 18 माइनस टी बराबर 1 है। अच्छा इसके लिए लिखो तो बोलो इसकी इक्वेशन आ जाएगी टी बराबर 2 है, तो इसी के नीचे लिखता हूं टी बराबर 2 है क्योंकि इसमें तो एक ही फोर्स लग रहा है टी जो इसको आगे चलाएगा। इक्वेशन 2। क्या मैं बोल दूं 2 इक्वेशन और 2 अननोन। देखो ए और टी 2 अननोन है तो दोनों को ऐड करो, तो जैसे ही ऐड करोगे टी से टी कैंसिल, 18 बराबर 3 है। तो मैं यहां से बोल दूं ए बराबर 6 आ गया। तो मतलब पूरा सिस्टम 6 से एक्सेलरेट होगा। वो 6 इसमें रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, तो जैसे रखोगे तो टी बराबर आ जाएगा 6 × 2। एक ही वैल्यू 6 रखो तो 12 आ गया। तो बोल पीछे वाली रस्सी में टेंशन 12 आ गई और सिस्टम का एक्सेलरेशन 6 आ गया। वापिस बोल रहा हूं, आगे वाले का एफबीडी बनाया तो आगे वाले पे 18 आगे टी पीछे, 18 आगे टी पीछे, तो इसकी इक्वेशन बन गई 18 माइनस टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन एफ नेट बराबर एम है। एफ नेट बराबर एम है लगाया तो बोल नेट फोर्स 18 माइनस टी, 18 माइनस टी बराबर 1 है।
फिर इसकी इक्वेशन लिखी तो t बराबर 2 है, दोनों को ऐड करा तो 18 बराबर 3 है, तो a बराबर 6 आ गया, खत्म। Yes, sir. यार एक बात सुनो सुनो सुनो, ये तो बहुत लंबा मेथड है। तो सर फिर क्या करोगे आप? क्या मैं बोल दूं दोनों साथ चल रहे हैं? क्या मैं बोल दूं दोनों साथ चल रहे हैं और उसको मेरे 18 ने चलाया, तो मैं बोल दूं 3 किलो की चीज को मैं चला रहा हूं। अल्टीमेटली सुनो सुनो हुआ क्या, मैंने 18 न्यूटन का फोर्स लगाया इसमें, मैं बोल दूं 18 में से इसने एमए रखा, इसको इधर लिया, इस वाने को इधर ला, मैं बोल दूं वाने को, बेटा माइक बंद करो, हाँ मैं बोल दूं 18 में से वाने सब्ट्रैक्ट करा, तो बोल दूं 18 में से वाने इसने रखा और बच्चे को टी नाम दे दिया, तो बोल दूं 18 आगे लगा, उसमें से वाने इसने खुद के पास रख लिया और बच्चा हुआ टी पीछे दे दिया, और बच्चा हुआ टी पूरा 2 ने, देखो 2 kg का पार्टिकल ऐसे चलेगा तो 2a फोर्स चाहिए, 1 kg का पार्टिकल ऐसे चलेगा तो नेट फोर्स 1a चाहिए, तो बोल दूं 18 में से 1a खुद ने रख लिया और बच्चा ने टी पीछे दे दिया, देखो ये टी पूरा ट्रांसफर कर दिया पीछे, तो 18 में से 1 ने खुद ने रखा, टी पीछे दे दिया और वो पूरा टी इसने चलने में 2 है, देखो टी बराबर 2 है, तो पूरा टी इसने काम में ले लिया 2 है, क्योंकि पीछे वाले को चलने के लिए 2 है फोर्स चाहिए, तो बोल दूं मेरे 18 में से 1 ने खुद ने खाया और पीछे दे दिया 2 है, मैं बोल दूं पीछे जो दिया वो 2 के बराबर है, तो बोल दूं अल्टीमेटली मेरे 18 को दोनों ने खाया, तो बोल दूं इसको 3 किलो मान के 18 लगा दूं, तो बोल दो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, तो बोल दूं ये देखो 18 बराबर 3 into है, तो बोल दो a बराबर 6 एक लाइन में आ गया, तो बोल दो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को मैंने चलाया, अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को मैंने चलाया, तो बोल दो मेरा 18 फोर्स 3 किलो को चलाएगा, तो 18 बराबर 3 है, तो बोल दो यहाँ से a बराबर 6 आ गया, और a बराबर 6, सर अब टेंशन कैसे निकालोगे? निकाल लूंगा, पहले एक मान के एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर वापस अलग अलग कर दो, और यहाँ पे देख लो ये 2 kg का एक्सेलरेशन 6 है, पीछे वाले का भी 6, आगे वाले का भी 6, तो ये बात करो 2 किलो को 6 से चलाना तो कितना फोर्स चाहिए? इस 2 किलो को 6 से चलाना तो बोलो कितना फोर्स चाहिए? 12, तो वो तो टेंशन 12 होगी, क्योंकि इसको चलाने वाली टेंशन है, बोलो बच्चों पक्का? बच्चों पूरा एक मान के चलो, एक क्वेश्चन तुम करो, एक क्वेश्चन आप करके बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ तब समझ आएगा। ये ले 1 kg 2 kg 2 kg मैंने लगाया बच्चों 20 न्यूटन फोर्स, कितना लगाया? 20 न्यूटन फोर्स, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, दोनों निकालो, और सिस्टम का एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एग्जांपल 2, ये 1, हाँ बोलो, बोलो अच्छा, हाँ ये कैसे करेंगे बताओ? तीनों साथ चलेंगे, अलग अलग चलेंगे? ऑल विल मूव टुगेदर और डिफरेंट? तो टुगेदर, क्यों? क्योंकि सब एक ही रस्सी से कनेक्टेड है, देखो, अरे मतलब सॉरी, ऑल आर कनेक्टेड, रस्सी अलग अलग है पर कनेक्टेड है, 1 चलेगा तो 2 को साथ लेके चलेगा, और 2 चलेगा तो 3 पीछे वाले 2 को साथ ले चलेगा, तो मतलब सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, पूरा सिस्टम साथ चलेगा, बोलो। अच्छा, अब अलग अलग सोचने की बजाय पूरे को एक सोच लूं मैं। अच्छा बता, सबसे पीछे वाले को कौन चला रहा है? 2 kg को किसने चलाया डायरेक्टली? T1 ने, दिस टेंशन T1 ने, इन दोनों रस्सी के बीच में जो टेंशन है वो 2 को चला रही पीछे वाले को, बोलो। पीछे वाले 2 को ये वाली टेंशन चला रही है, ये वाली टेंशन पीछे वाला 2 को खींच रही है, बोलो।
तो पीछे वाले दो के चलने का रीजन T1 है। Yes, sir. अच्छा, ये T2 किसको चलाने वाला है? ये T2 किसको चलाना है? इस रस्सी में जो टेंशन है वो किसको चला रही है? हाँ, पीछे वाले दोनों को। ये टेंशन पीछे वाले दोनों को चला रही है। सर कैसे? यहां से रस्सी काट दो, ये रस्सी काट दोगे तो अकेला जाएगा, ये दोनों रुक जाएंगे। सर इसको तो T1 चला रही है। अरे इस T2 का कुछ हिस्सा T1 नहीं, इसको T2 पूरा दोनों को चला रही है। T2 ने इसको खींचा तो इसका कुछ हिस्सा T1 के थ्रू यहां चला गया, पर अल्टीमेट रीजन तो T2 है पीछे वाले दोनों के चलने का। अरे जैसे याद है ये 30 न्यूटन, इन दोनों के चलने का डायरेक्ट रीजन तो मैं ही हूं ना, इनडायरेक्ट रीजन तो मैं ही हूं ना दोनों के चलने का। ये टी तो मेरे फोर्स में से कुछ पीछे ट्रांसफर होगा, याद करो मैंने सिखाया था कि मेरे फोर्स में से कुछ ये रख के बाकी पीछे ट्रांसफर कर देगा, तो अल्टीमेटली करा तो मेरा ही ट्रांसफर है ना। अरे मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा तभी तो तुम तुम्हारे दोस्त के 50 रुपए चुकाओगे, मैं दूंगा ही नहीं तो चुकाओगे कैसे? हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, क्या मैं बोल दूं? इधर देखो, अब मुझे T1 T2 और एक्सेलरेशन निकालना है। क्या मैं बोल दूं पूरे को एक मान लो, पूरे को एक, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैं बोल दूं पूरा 5 किलो का हो गया, और मैं बोल दूं 20 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूं, तो सबके चलने का डायरेक्ट रीजन में हूं। सबके चलने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीजन में हूं, तो मैं बोल दूं 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन 4 आ गया। अरे बोलो बच्चों कैसे आया? A बराबर F/m सिस्टम, m टोटल, तो बोल दूं F हो गया 20 और m टोटल हो गया बच्चों 5 किलो, तो 5 से घटा तो मैं बोल दूं एक्सेलरेशन 4 आ गया, तो बोल दूं पूरा सिस्टम 4 से एक्सेलरेट होगा। अच्छा, अब T1 निकालना है, तो बताओ T1 ये वाली टेंशन किसको चला रही है? इसको काट दो, इसको काटोगे तो मैं बोल दूं ये दोनों तो आगे जाएंगे इस 20 की वजह से, और ये यहीं रुक जाएगा 2 kg। बोलो, तो बोल दूं इसका मतलब 2 kg को चला रही है टेंशन, तभी तो इस रस्सी के काटने से 2 रुक गया। तो मैं बोल दूं 4 के एक्सेलरेशन से 2 किलो को चलाना है, तो न्यूटन ने क्या बोला बताओ? 2 किलो को 4 से चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? अकॉर्डिंग टू न्यूटन 2 किलो को 4 से चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो बोल दूं 2 को 4 से चलाने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन ma बराबर 8 फोर्स चाहिए, तो बोल दूं T1 बराबर ma बराबर 8। पीछे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए 8 फोर्स चाहिए, तो वो ये टेंशन है। बोलो, अगर 2 किलो को 4 से टेंशन ही तो चला रही है T1। यस। अच्छा बताओ, बता ये कितना? ये T2 किसको चला रहा है? T2, तो बोल दो पीछे वाले दोनों को। T2 इन पीछे वाले दोनों को चला रहा है, बोलो इन दोनों के चलने का रीजन T2 है, तो बोल दो T2 बराबर 2 kg प्लस 2 kg, ये हो गया m टोटल इनटू a हो गया कितना? a 4, तो बोल दो ये आ जाएगा 4 × 4 16 न्यूटन, तो टेंशन T2 16 न्यूटन आ गई, T1 8 आ गई, तो T1 पीछे वाले को चला रही है, T2 पीछे वाले दोनों को चला रहा है, और मैं 20 न्यूटन तीनों को चला रहा हूं। बोलो, कर लोगे क्या ऐसे? बोल ही नहीं रहा। यस सर। अच्छा बता, बता ये इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो पूरा सिस्टम कितने का हो गया? बोलो, तो बोल दो इसका सॉल्यूशन जब करूंगा मैं, तो बोलो, मैं बोल दो ये टोटल कितना किलो हो गया? बोलो, तो बोल दो ये टोटल हो गया बच्चों 5 किलो, और मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं 30 न्यूटन, तो बोल दो एक्सेलरेशन कितना आएगा? बोलो, तो बोल दो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा F/m टोटल, और ये आ जाएगा बेटा 30/5। मैं बोल दो एक्सेलरेशन 6 आ गया, तो बोल दो ये पूरा सिस्टम 6 से चलेगा। बोलो, और बता ये टेंशन किसको चला रही है? मैं बोल दो इस पीछे वाले को, तो बोल दो 4 किलो को 6 से चलाना तो 24 टेंशन होगी। बोलो, यस। अरे बोल। अच्छा चेक कर ले, तो देख बता इस 1 kg पे टेंशन किधर लगेगी? पीछे की तरफ। याद है इसमें टाइटनेस पीछे लगेगी, क्योंकि ये जैसे आगे जाएगा टाइटनेस पीछे लगेगी, तो मतलब 24 पीछे लग रही, 30 आगे। 30 में लगा रहा हूँ, 24 पीछे लग रही है, 30 - 24 आ गया इसमें 6, और देख लो 1 kg को 6 से चलाने के लिए 6 ही तो चाहिए। आगे वाले 1 kg को 6 से चलाने के लिए नेट 6 चाहिए, तो देखो ना आगे 30 और पीछे 24 लग रहा है ना नेट 6। अरे चेक कर लो ना, आगे वाले पे नेट फोर्स 6 आ रहा है, देखो आगे 30 पीछे 24, तो आ गया ना नेट 6। यस। हो गया बैलेंस सारा मामला। यस। तो क्या मैं बोल दूं टोटल मास का डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल के काम कर दोगे, और देख लोगे किसको कौन चला रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ पे मैंने 24 का धक्का दिया, बताओ
इन दोनों के चलने का रीजन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं हूं या नहीं हूं? बिल्कुल हो सर। आप दो को धक्का दोगे, दो आगे जाएगा तभी तो वन आगे जाएगा। दो जैसे ही आगे जाने लगेगा वन को धक्का देगा। बोलो बोलो बच्चों। Yes. तो क्या मैं बोल दूं इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही कर लूं, ये टोटल मास 3 किलो और मैं बोल दूं मैं धक्का दे रहा हूं 24 न्यूटन से, तो मैं बोल दूं इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों? तो F/m टोटल, और मैं बोल दूं 24/3, तो बोल दूं एक्सेलरेशन 8 आ जाएगा। बोलो तो मैं बोल दूं ये सिस्टम 8 से एक्सेलरेट होगा। Yes, sir. अच्छा बता 1 kg को किसने चलाया? 1 kg को मैं बोल दूं 1 kg को हम दोनों के बीच के कांटेक्ट फोर्स ने चलाया, नॉर्मल रिएक्शन है। मैं बोल दूं मैं जब दो को धक्का दूंगा तो दो वन को एक एन नॉर्मल रिएक्शन लगा के धक्का देगा कांटेक्ट फोर्स, और मैं बोल दूं 1 किलो 8 से चल रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन 1 किलो को 8 से चलाना तो नेट फोर्स 8 होगा। बोलो बोलो बच्चों, नहीं समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे बोलो। क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, अगले टाइम पे बात करेंगे।